इमेज के आगे देखेंगे। आज का टॉपिक है हमारा HTML में इमेज मैप। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिए। With HTML image maps, you can create clickable areas on an image. तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझा कि इमेज को अगर हमें लिंक में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इमेज को ए टैग के अंदर रैप करना होता है ना। और जब हम लोग इमेज को टैप करते हैं तो हमारा इमेज ओपन हो जाता है। The HTML map tag defines an image map. An image map is an image with clickable areas. The areas are defined with one or more area tags. So यहाँ पर कोड को आप ध्यान से देखिए। ये है हमारा ओरिजिनल इमेज। इसका नाम हमने क्या रखा है, वर्कप्लेस डॉट जेपीजी। ठीक है, वर्कप्लेस जैसे कि मेरा डेस्क है। अगर हम इसको प्रीव्यू करते हैं वेब ब्राउजर में तो ये कुछ इस तरह से इमेज है ना। यहाँ पर एक लैपटॉप है, एक मोबाइल है और एक कॉफी कप यहाँ पर रखा हुआ है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग किसी इमेज को लिंक में कन्वर्ट करते हैं तो एंटायर इमेज, यानी कि अगर मैं इसको ए टैग में डालूंगा तो पूरी इमेज के ऊपर आपको लिंक दिखाई देगा। प्रैक्टिकली समझाते हैं। नोटपैड, और यहाँ पर इस फाइल को ओपन करने वाले हैं। इस इमेज की हम एक कॉपी बनाते हैं और इसका यूज मैप में ऑफ कर दो इस तरह से। तो एक और इमेज क्रिएट हुआ। अब इस इमेज को अगर हमें लिंक में कन्वर्ट करना होगा तो हमें क्या लिखना होगा, ए कैप्स लॉक ऑफ href और ए टैग क्लोज। हम ए टैग पर क्लिक करके क्या चाहते हैं, इमेज ओपन हो जाए, तो हमने href में इसको पास किया। न्यू में ओपन होगा तो लिखेंगे टारगेट। टारगेट में क्या लिखते हैं, अंडरस्कोर ब्लैंक। पेज को रिलोड करिए, क्या दिख रहा है, पूरे इमेज के ऊपर लिंक प्लेस हो चुका है ना। बट अभी जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इमेज मैप्स, इसका बेनिफिट क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पर कहीं पर भी कोई लिंक नहीं है। बट अगर मैं लैपटॉप के ऊपर आऊंगा तो यहाँ पर लिंक दिखाई दे रहा है। अगर मैं लैपटॉप से बाहर निकल के मोबाइल पर आता हूँ तो लिंकिंग दिखाई दे रहा है। अगर मैं मोबाइल से निकल के कॉफी के ऊपर आता हूँ तो लिंक अवेलेबल है। यानी कि ए टैग की हेल्प से एंटायर इमेज आपका लिंक में कन्वर्ट होता है। इमेज मैप टैग की हेल्प से आप एक ही इमेज के अंदर मल्टीपल लिंक डिफाइन कर सकते हो। तो क्या प्रोसेस है इसका, कोड को ध्यान से समझें। हमने यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज करना है, क्या, यूज मैप, और इसको आपने यहाँ पर लिखना है हैश और कोई भी नाम जो भी आपको समझ में आता हो। तो जैसे कि हमारा वर्क प्लेस इमेज है तो मैंने इसका नाम रख दिया वर्क मैप। ये नेम यूजर डिफाइन है, प्री डिफाइन क्या है, हैश टैग जो यहाँ लगा हुआ है, इसको बोलते हैं आईडी। हैश से क्या रिप्रेजेंट होता है, आईडी। ठीक है, तो आईडी यूनिक होना चाहिए। एक पेज में वर्क मैप दो बार नहीं हो सकता, एक ही बार होगा। ठीक है, तो जो भी समझ में आए, संता बनता रोहन भंसो जो मर्जी लगाने लगाओ, चलेगा सब। इसके बाद आपने मैप नेम में क्या लिखना है, वर्क मैप, जो आपने यहाँ डिफाइन किया है यूज मैप के अंदर। क्या लिखेंगे, एरिया शेप इक्वल टू रेक्ट मीन्स रेक्टेंगल। फिर क्या लिखा है, कोऑर्डिनेट्स 34, 44, 270, 350। ये क्या है, तो अगर मैं यहाँ पर इस फाइल में अगर आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ समझाऊं इस चीज को, तो कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स और वाई पोजीशन। ठीक है, तो 34, 44 क्या है, एक्स और वाई पोजीशन ऑफ लैपटॉप। ठीक है, इसी तरह से 270, 350 क्या है, राइट बॉटम की वैल्यू। ठीक है, तो इससे क्या हमने एरिया निकाल लिया इसके अंदर। तो ये कोड जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया, इस कोड का ये मतलब है, समझ आया कि हमने क्या डिफाइन किया, लेफ्ट से इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई, और फिर राइट बॉटम से इसके कोऑर्डिनेट हमने निकाले एक्स और वाई में। एएलटी, अगर मान लीजिए कि आपका काम नहीं कर रहा है लिंक, तो वहां पर क्या लिखाएगा, ऑल्टरनेट टेक्स्ट में कंप्यूटर, और एचआरएफ पर क्लिक करने पर एक फाइल ओपन हो जाए computer.html। तो देखो हमने तीनों यहाँ पर हमने पूरे पर एक ही इमेज ओपन हो रही है। इस वाले एग्जाम्पल में अगर आप क्लिक करके तो देखें, कंप्यूटर पे क्लिक किया तो कंप्यूटर ओपन हुआ, मोबाइल पर क्लिक किया तो मोबाइल फोन का हम लोग लिंक लगा पा रहे हैं, कॉफी पर क्लिक किया तो हमने कॉफी का लिंक लगाया हुआ है। ठीक है, तीनों पेज हमने बना के रखे हुए, उनको हमने लिंक कराया हुआ है। जस्ट इसको कैसे बनाना है ये तुम्हें पता है। ये कैसे लगाना होता है लिंक एक ही इमेज के अंदर अलग अलग जगह पर,
वो पार्ट आपको समझना है। दूसरा हमने क्या बनाया, कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले फोन के, तो क्या लिखा है 290 172। तो जैसे हमने इसका कोऑर्डिनेट निकाला तो ये लिंक बन गए। इसी तरह से आप कॉफी का जब बनाओगे तो कॉफी क्या सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर नहीं है, तो इसका आपको रेडियस निकालना पड़ेगा, है ना। तो यानी कि इस प्लेट का सेंटर पॉइंट क्या है, ये वाला पार्ट है ना, ये सेंटर है। तो ऊपर अगर आप नोटिस करें यहाँ पर ध्यान से, तो हमने क्या लिखा है इसमें शेप में, रेक्टेंगल की जगह सर्कल। 337 344 इज द रेडियस ऑफ सर्कल, और आपका सर्कुलर लिंक बन के तैयार हो गया इसके अंदर। तो ये कुछ इस तरह से क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो ये फोटोशॉप से हमने बना के जस्ट दिखाया हुआ है। मैं आपको इसको चेक करके भी दिखा देता हूँ। ऑनलाइन ओपन करेंगे फोटो पे, इधर आ जाइए। इमेज हम यहाँ से अपनी ओपन करेंगे। ये अपनी इमेज है, कॉपी दिस इमेज एंड पेस्ट इट हियर। रूलर ऑन करेंगे यहाँ से, ठीक है। और चलो ऐसे दिखा देते हैं। यहाँ पर अपना माउस का पॉइंटर लेगा, तो ये देखो यहाँ पर, इधर ध्यान देना, एक लाइन यहाँ दिखाई देगी, एक लाइन आपको टॉप में दिखाई दे रही होगी, ये चीज़। तो जहाँ मेरा पॉइंटर, इसकी वैल्यू कितनी कैसे पता चले, तो यहाँ पर क्या लिखा था, इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर देखो माउस जब मूव करते वैल्यू मूव हो रही है, यहाँ एक्स और वाई, इस जगह पर पॉइंटर लिखा, वैल्यू मिल गया हमें 3344। इसी तरह से इसके इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है 271 343। ऐसे मोबाइल पे लिंक लगाना है तो मोबाइल की ये वैल्यू कितनी है 290 173, और मोबाइल का राइट बॉटम पॉइंट 33 और 246। इसी तरह से अगर मेरा ये प्लेट है तो इसका सेंटर क्या है, ये वाला पार्ट हो गया। तो एग्जैक्ट कैसे निकाले, तो यहाँ से एक सर्कल बना लोगे इसके ऊपर, इसको यहाँ प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत बड़ा करना चाहो तो इसको बड़ा कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। ये आगे परफेक्ट सर्कल अपना। यहाँ से लाइन को ड्रैग करेंगे इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से वर्टिकल। इसके बाद मूव टूल, इंफॉर्मेशन पैनल ओपन रखिए, सेंटर पे पॉइंटर लगाइए अपना, ये आ गया इसका एग्जैक्ट, ठीक है। अब इसका रेडियस कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है ये आपको पता लगानी है, तो आपका ये वाला पार्ट निकलेगा। तो देखो इधर हमने इस चीज़ को यहाँ विजुअली डिफाइन करके दिखाया हुआ है आपको। पहले हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल के सेंटर से आउटसाइड तक की जो वैल्यू रेडियस, उतनी वैल्यू को गेट करना है आपने, ठीक है। बस आपका ये पार्ट बन के तैयार हो जाए। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का सेंटर से 44। तो समझ में आ रहा है कैसे निकली कोऑर्डिनेट्स, या कंफ्यूजन है, क्लियर। चलो तो ऊपर आते हैं वापस। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 लिंक इसमें एक ही इमेज में असाइन किए हैं, 2 रेक्टेंगुलर बेस्ड है और एक सर्कुलर बेस्ड है, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर तीनों के ऊपर अलग अलग लिंक्स देख पा रहे हैं, ठीक है। अब ये तीनों पेजेस हमने यहाँ पर अपने बना के यहाँ पर एसोसिएट किया, आप देख सकते हैं HREF में क्या लिखा है, कंप्यूटर, फोन एंड कॉफी। How does it work? The idea behind an image map is that you should be able to perform different actions depending on where in the image you click. To create an image map, you need an image and some HTML code that describe the clickable areas. The image is inserted using the img tag. The only difference from other images is that you must add a use map attribute. ये भी तक के जितने हमने इमेज के टॉपिक देखे उसमें नहीं देखा। इमेज मैप के साथ इसको आपने यूज करना है, यूज मैप एट्रीब्यूट। द यूज मैप वैल्यू स्टार्ट विद अ हैशटैग followed by the name of image map and is used to create a relationship between the image and the image map. You can use any images as an image map. किसी भी तरह की इमेज को आप मैप में यूज कर सकते हो। मैप कैसे क्रिएट होगा, then add a map element. Map element is used to create an image map and is linked to the image by using the required name attribute. तो हमने अगर यहाँ पर इसका नेम रखा है
हैश टैग वर्क मैप, तो आप रखेंगे यहाँ पर मैप नेम एट्रीब्यूट इक्वल टू वर्क मैप. द नेम एट्रीब्यूट मस्ट हैव द सेम वैल्यू एज द इमेज यूज मैप एट्रीब्यूट, यानी कि ये दोनों मिसमैच नहीं होने चाहिए. ठीक है. अब बात करेंगे एरिया. देन एट द क्लिकेबल एरियाज. क्लिकेबल एरिया इज डिफाइंड यूजिंग एन एरिया एलिमेंट, जिसमें हमारे पास कौन कौन से शेप्स होती हैं. हमने इस एग्जांपल में दो शेप देखी, रेक्टेंगल एंड सर्कल. ठीक है. सो एक और टाइप बचता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉली. पॉली का टॉपिक अभी आएगा. यू मस्ट डिफाइन द शेप ऑफ द क्लिकेबल एरिया and you can choose one of these values. Rectangle define a rectangular region, circle defines a circular region, poly defines a polygonal region and default define the entire region. अगर आप मैप का इस्तेमाल नहीं करते तो आप देखते हो क्या होता है, पूरी इमेज के ऊपर लिंक क्रिएट होता है ना. लेकिन मैप डिफाइन करने से क्या होता है, आप इंडिविजुअल एरिया में क्लिक बना सकते हो. So you must also define some coordinates to be able to place the clickable area onto the image. तो shape equal to जिसमें define किया rectangle, क्योंकि इस लैपटॉप की जो shape है वो rectangular form में है. The coordinates for shape equal to rectangle come in pair, one for the x-axis and one for the y-axis. X means horizontal, y means vertical. So the coordinates 34, 44 is located 34 pixels from the left margin and 44 pixels from the top. तो ये इस तरह से है. The coordinates 270, 350 is located 270 pixels from the left margin and 350 pixels from the top margin, यानी कि लेफ्ट से और टॉप से यहाँ की वैल्यू हम लोग गेट करते हैं इसमें. Now we have enough data to create a clickable rectangular area. तो हमने यहाँ पे लिखा 34, 44, 270, 350. तो आपको यहाँ पर लेफ्ट टॉप और यहाँ से आपको लेफ्ट टॉप और ये आपको डिफाइन कर देना है. तो जब हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो देखो हमने इस इमेज में सिर्फ रेक्टेंगल के ऊपर ही अपना लिंक डिफाइन किया हुआ है. तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये लिंक आपका बन के रेडी हो जाएगा. इसी तरह से सर्कल बनाने के लिए आपको रेडियस निकालना होगा. टू ऐड अ सर्कल फर्स्ट लोकेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल. नेक्स्ट देन स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो 44 हमारे सर्कल का रेडियस आता है सेंटर से आउटसाइड की तरफ हम लोग जाएंगे तो आपका सर्कुलर. अगर आप प्लेट से बाहर निकलोगे तो देखो लिंक नहीं मिलेगा आपको. अब ये किस तरह से हेल्पफुल हुआ, मान लीजिए कि आपने फोटोशॉप में कोई सर्कल बनाया. ठीक है. तो सर्कल पे कभी भी सर्कुलर लिंक नहीं लगा सकते आप. जब भी आप इमेज पर लिंक बनाने जाओगे तो आपको ब्लैंक एरिया में भी लिंक दिखाई देगा. प्रैक्टिकली समझाते हैं. देखो एग्जाम्पल के तौर पर हम बनाते हैं न्यू डॉक्यूमेंट और यहाँ से हम लोग एक साइज ले लेते हैं लाइक 400 बाई 400. क्रिएट. अब यहाँ से एक सर्कल बनाइए इस तरह से. ये हमने सर्कल क्रिएट किया. न्यू लेयर. कोई भी एक कलर इसमें ड्रॉप करेंगे हम. ये ट्रांसपेरेंट है. अगर ये परफेक्ट होगा तो यानी कि जब मैं लिंक बनाऊंगा तो जब इससे माउस बाहर जाएगा तो लिंक नहीं होना चाहिए, है ना. बट अभी इसका जो ट्रांसपेरेंट चारों साइड का एरिया मैं इसको भी ट्रिम कर देता हूँ यहाँ से. ठीक है. तो यानी कि अब सिर्फ सर्कल सर्कल पे लिंक होगा, सर्कल के बाहर लिंक नहीं होना चाहिए हमारा. इस ग्राफिक को सेव करेंगे PNG. ट्रांसपेरेंट सर्कल. क्लिक ऑन सेव और इसको हम अपने आज की डेट में फोल्डर में रख देते हैं. इसके बाद हम अपने कोड में आते हैं और यहाँ पर हम इस नेम को करेंगे कॉल ट्रांसपेरेंट सर्कल. फिलहाल मुझे इसमें विड्थ हाइट को यूज नहीं करना है. ब्राउजर में आएंगे. अपने एग्जाम्पल को ओपन करिए. ठीक है. तो क्या दिखाई दे रहा है, जो सर्कल के कॉर्नर थे वाइट वाले वहां पर भी लिंक आ रहा है
तो इस सर्कल के ऊपर ही लिंक मिल रहा है ना। लेकिन अगर हमने इसको खुद से कोड किया तो हमें पता चला बग क्या है। बग ये है कि अगर हम कॉर्नर पर जाएंगे जहाँ तक ट्रांसपेरेंट एरिया था, लिंक वहाँ पर भी अवेलेबल है। बट मैप के केस में ऐसा नहीं है। जैसे आपका प्लेट से बाहर माउस जाता है तो लिंक खत्म हो जाता है, क्योंकि वो हमने एक शेप बना के लगाया है कोडिंग के थ्रू। ये क्या है, इमेज फॉर्म में है। इमेज का शेप तो यही है ना एक्चुअल में देखोगे तो इसलिए आपको लिंक मिल रहा है। तो ये है मैप का एडवांटेज, आप एकदम परफेक्ट लिंक बना सकते हो जो कि इस फॉर्म में अवेलेबल है। सो दिस इज द एरिया दैट बिकम्स क्लिकेबल एंड विल सेंड द यूजर टू द पेज coffee.html। नेक्स्ट आपका आता है पॉली। द शेप पॉली कंटेन्स सेवरल कोऑर्डिनेट पॉइंट which create a shape formed with straight line or polygon। यानी कि फोटोशॉप में आपने एक टूल पढ़ रखा है, इस पर आते हैं क्लोज, तो आपने देखा ना मैग्नेटिक लासो, पॉलीगोनल लासो, अलग अलग तरह के आपको लासो टूल मिल जाते हैं इसमें। तो दिखाई दे रहा पॉलीगन। पॉलीगन में क्या होता है कि हम यहाँ से इस तरह से क्लिक कर करके अपनी कोई शेप खुद से बना सकते हैं। चलाया नहीं चलाया किसी ने? चलाया ना। कुछ कहना चाह रहे हो? तो देखो हमने एक फ्री हैंड सिलेक्शन यहाँ पर क्रिएट कर लिया इस तरह से, ठीक है। तो क्या होता है कि जहाँ जहाँ पर आप क्लिक करते हो इस तरह से, इन सब के कोऑर्डिनेट्स हम लोग फैच करके वहाँ डाल सकते हैं। इसको समझेंगे किस तरह से करना है ये लगा। तो देखो हमारे पास एक ब्रेड की फोटोग्राफ है यहाँ पर इस तरह से। सो दिस कैन बी यूज्ड टू क्रिएट एनी शेप लाइक मे बी a crescent shape. So how can we make a crescent in the image below become a clickable link? तो देखो ये एक रैंडम शेप है ना, ना तो सर्कल है ना ये रेक्टेंगल है। इस केस में आप यहाँ देख रहे हैं हमने अलग अलग जगह पर इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए इस तरह से। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे? अगर ये आपकी एक इमेज है, ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। कॉपी इमेज, फोटोशॉप में आएंगे, क्लोज दिस इमेज, पेस्ट करेंगे यहाँ पर जहाँ से भी आप शुरू करना चाहें। जैसे कि पहला पॉइंट, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे 128 146 लिखा रहा है ना इन्फो पैनल में। फिर उसके बाद आप यहाँ तक गए, फिर आपने यहाँ से वैल्यू निकाल लिया 137 123, फिर आप और आगे जाओगे 161 117। तो ऐसे आपने हर एक जगह पर माउस रख कर उसकी वैल्यू गेट कर लेना है। यही मैंने आपको यहाँ इमेज में दिखाया हुआ है इधर। तो ये हमारी इमेज है। इस तरह से आप अलग अलग पॉइंट पर उसके सारे कोऑर्डिनेट्स गेट कर लोगे, और ये सारे कोऑर्डिनेट्स जब आप इस तरह से गेट कर लेंगे तो इनको आपने जहाँ से भी आप शुरू करना चाहते हो वहाँ से फिर लिखते चले जाओगे 140 121 180 116 204 160। तो इस तरह से ढेर सारे कोऑर्डिनेट्स आएंगे इसके अंदर। और इसके बाद जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखिए शेप से जैसे मेरा माउस बाहर जाता है, देखो लिंक नहीं है ना, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी रैंडम शेप का भी लिंक बना सकते हैं। वही काम आपका इजीली हो जाएगा इसमें। तो फोटोशॉप में थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। फोटोशॉप आपको हेल्प करेगा कोऑर्डिनेट्स निकालने में। जिसके पास फोटोशॉप नहीं वो फोटो पी पर जाइए और फिर आप अपना लिंक बनाइए इस तरह से। और अब आप जब क्लिक करोगे तो इसके बाद जो भी लोग लिंक अपना मेंशन करेंगे वो लिंक अपना ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट, इमेज मैप एंड जावास्क्रिप्ट। A clickable area can also trigger a JavaScript function, so add a click event to the code element to execute a JavaScript function.
सो हमने यहाँ पर अपना मैप डिफाइन किया, वर्क मैप एरिया के अंदर हम लोगों ने अपना कोऑर्डिनेट डिफाइन किया सर्कल, और हम यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई जैसे यूज़र क्लिक करेगा तो वहाँ पर लिखा जाए यू क्लिक दी कॉफ़ी कप। तो हमने क्या करा, ऑन क्लिक एक फंक्शन ट्रिगर करा है अपने जावास्क्रिप्ट का। वैसे ही पार्ट तुम्हारा नहीं है बट इस एग्जांपल में तो देखिए, तो यहाँ पर किसी और पे लिंक नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर है। जैसे हमने क्लिक किया क्या लिखा रहे है ना, एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन हमने इस पर एसोसिएट कर दिया, और जैसे क्लिक को आप ओके करोगे वो कॉफ़ी पर आपको रिडायरेक्ट करेगा। इमेज बैक के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा बैकग्राउंड इमेजेस। A background image can be specified for almost any HTML element. Background image on a HTML element. To add a background image on an HTML element, use the style attribute and the CSS background image property. So हम यहाँ पर एक पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर लिख रहे हैं स्टाइल एट्रीब्यूट, दिस इज इनलाइन CSS। यहाँ हमने लिखा बैकग्राउंड इमेज, और URL में हमने एक इमेज का URL इसको पास किया। तो आप देख सकते हो इस पैराग्राफ के अंदर आपको इमेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे ये इमेज बार बार रिपीट हो रही है ना। क्या है कि इमेज का ओरिजिनल साइज इतना ही है, ठीक है, हाइट ज़्यादा हो सकती है लेकिन विड्थ इतनी है। तो क्या होता है जब कोई इमेज डिफाइंड एरिया से छोटी होती है तो उस कंडीशन वो ऑटोमेटिकली उस एरिया को कवर करने के लिए रिपीटेशन फॉर्म में जाती है, यानी कि रिपीट होगी वो एक्स में इस तरह से। तो you can also specify the background image in the style element in the head section। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, इसका भी आउटपुट आपको सेम मिलेगा देखने के लिए। तो इनलाइन या फिर इंटरनल दोनों ही कोडिंग पॉसिबल है। मुझसे आप पूछेंगे क्या बेस्ट अप्रोच है, तो ये वाला अप्रोच बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट, बैकग्राउंड इमेज ऑन अ पेज। इफ यू वांट द एंटायर पेज to have a background image, you must specify the background image on the body element, क्योंकि हमें बॉडी में डालना होगा। अगर पूरे पेज में दिखाना है तो हमने बॉडी को टारगेट करके यहाँ पर डिफाइन किया। अब क्या दिखाई दे रहा है, पूरे पेज में है ना। नेक्स्ट, बैकग्राउंड रिपीट को समझते हैं। इफ द बैकग्राउंड इमेज इज स्मॉलर देन द एलिमेंट, यानी कि बॉडी क्या है, काफी बड़ी स्क्रीन है ना बॉडी एरिया, और इमेज क्या से छोटी है, तो क्या होगा, रिपीटेशन होगा उस कंडीशन में। The image will repeat itself horizontally and vertically until it reaches the end of the element, यानी कि ये यहाँ पर आके एंड हो गया horizontally, तो यहाँ पर इमेज इसके आगे रिपीट नहीं हुआ। इसी तरह से वर्टिकली यहाँ पर एंड हो गया, इसके आगे रिपीट नहीं होगा। बट अगर मैं पेज को जूम आउट करूँ तो आप देख सकते हैं रिपीटेशन बढ़ रहे हैं। अगर पेज को जूम इन करता हूँ तो रिपीटेशन घट रहे हैं यहाँ पर। तो कंट्रोल प्लस माइनस उस तरह से हम लोग समझ रहे हैं इसको। नेक्स्ट, तो इसको अवॉइड कैसे किया जाए, ठीक है, रिपीटेशन को। तो मैंने देखो यहाँ पर काफ़ी छोटा किया इस चीज़ में, तो देख सकते हो बहुत सारी इमेज आपको रिपीटेड दिखाई देगी इस तरह से। क्या किया हमने यहाँ पर जो इमेज कॉल की है वो एक छोटी इमेज रखी है, दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर आपको दो फोटोग्राफ दिखाई दे रही है। एक है ये इमेज गर्ल जिसका एक्चुअल साइज कुछ इतना बड़ा है, क्लिक करके ओपन विद यहाँ से चूज करेंगे फोटोज, फोटोशॉप को बंद कर दें। तो इस इमेज का ओरिजिनल साइज आप देख सकते हैं 100% पर इतना बड़ा साइज। दूसरा जो हमारे पास इमेज है जो मैंने रिपीटेशन के लिए आपको दिखाया, उसका मैंने साइज छोटा किया, देख रहे हैं 100% पर कितना साइज है। तो इमेज को जब मैंने छोटा कर दिया तो क्या हुआ, आउटपुट में रिपीटेशन ऑटोमेटिकली बढ़ गया ना। तो इमेज अगर छोटा होता है तो वो बैकग्राउंड को फिल करने के लिए विड्थ और हाइट में अपने आप से रिपीट होता है। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, टू अवॉइड द बैकग्राउंड इमेज फ्रॉम रिपीटिंग इटसेल्फ, सेट द बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी टू नो रिपीट। तो यहाँ पर हमने बैकग्राउंड इमेज के साथ एक और एडिशनल प्रॉपर्टी पास की, बैकग्राउंड रिपीट में नो रिपीट। रिपीट बाय डिफॉल्ट होता है। अब क्या देखते हैं आप, बैकग्राउंड इमेज एक ही बार आया
रिपीटेशन नहीं हुआ, ठीक है। बात करते हैं बैकग्राउंड कवर। इफ यू वांट द बैकग्राउंड इमेज टू कवर द एंटायर एलिमेंट, यू कैन सेट द बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी टू कवर. Also, to make sure the entire element is always covered, set the background attachment property to fix. यानी कि हमें दो एडिशनल प्रॉपर्टी यहाँ पास करनी है, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स एंड बैकग्राउंड साइज कवर. This way the background image will cover the entire element with no stretching. The image will keep its original proportion. ये देखिए, तो इमेज हमारी जूम हो गई इस केस में, क्योंकि भाई पेज की विड्थ ज़्यादा है, हाइट कम है, और हमारी इमेज के साथ उल्टा था, हाइट ज़्यादा थी, विड्थ कम थी. बट आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ भी स्ट्रेच नहीं हुआ हमारा पार्ट, है ना. नेक्स्ट बात करते हैं बैकग्राउंड स्ट्रेच की. ये था कवर. स्ट्रेच में क्या होगा? इफ यू वांट द बैकग्राउंड इमेज टू स्ट्रेच टू फिट द एंटायर एलिमेंट, यू कैन सेट द बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी टू 100% हॉरिजॉन्टली, 100% वर्टिकली. इस केस में आप क्या देखते हैं, आपकी इमेज इस तरह से आएगी. अब क्या होगा, जब आप पेज को मैनुअली छोटा बड़ा करोगे इस तरह से, तो देखो प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है. बट आप कभी किसी वेबसाइट में ऐसी इमेज तो नहीं दिखाना चाहोगे. आप तो ये चाहोगे ना प्रोपोर्शन उसका मेंटेन है. अगर सर्कल ओवल दिखेगा तो क्या फायदा. अभी देखो पता चल रहा है भाई ऐसा कुछ पोस्चर होता ही नहीं बॉडी का, जैसा हमें यहाँ दिखाई दे रहा है. तो ओरिजिनल मेंटेन है तो क्या लिखते हैं, कवर. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा पिक्चर एलिमेंट. पिक्चर एलिमेंट का काम क्या होता है कि अलग अलग स्क्रीन साइज पर हमारी अलग अलग इमेजेस रेंडर होनी चाहिए. तो HTML picture element allows you to display different pictures for different devices or different sizes. So the picture element gives web developer more flexibility in specifying images resources. The picture element contains one or more source element, each referring to different image through the SRC set. इसको बोलते हैं source set, ठीक है, attribute. This way the browser can choose the image that best fit the current view and or device. Each source element has a media attribute that defines when the image is the most suitable. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक पिक्चर एलिमेंट अवेलेबल है जिसमें हमने दो डिफरेंट सोर्सेज डिफाइन किए हुए और एक हमने अपना डिफॉल्ट सोर्स रखा हुआ है IMG टैग के अंदर. अब ये IMG वाला हमने क्यों डिफाइन किया? फर्ज करो कि किसी का ब्राउजर जो है वो ओल्डर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर चला रहा है कोई, वैसे तो आज की डेट में अवेलेबल नहीं है, बट हो सकता है कोई मेरा एंड यूजर ऐसा हो जो अभी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर पर काम कर रहा है. तो वहाँ पर पिक्चर टैग जो है वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये HTML5 का टैग है. तो अगर HTML5 का टैग फेल हो जाए तो कुछ तो आना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने बैकअप के लिए IMG टैग को वहाँ पर रखा हुआ है. ठीक है. लेकिन मॉडर्न में IMG टैग क्या काम कर रहा है, तो ये आपको ये भी दिखाई देगा और ये दोनों इमेज भी आपको दिखने वाली है. ठीक है. तो चलिए चेक करेंगे इसको. तो हम लोगों ने लार्ज डिस्प्ले पर है, तो डेस्कटॉप पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, फूड का ग्राफिक दिखाई दे रहा है. अगर हम ब्राउजर को छोटा करें इस तरह से तो क्या हो गया, इमेज बदल गया, यानी कि टैबलेट मोड पे हम लोग हैं. और छोटा करेंगे मोबाइल मोड आएगा तो चेंज होना चाहिए. लेकिन हमने मोबाइल मोड के लिए जो कोड किया वो ज़्यादा कम विड्थ रख दी हमने वहाँ पर. तो इसको कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो इसके लिए एक सिमुलेटर आता है. देखो मैंने यहाँ से आईफोन का मोड चूज़ किया तो लड़की की फोटोग्राफ आ रही है. मैं यहाँ से टैबलेट चूज़ कर लेता हूँ. ठीक है. तो टैबलेट पर इसकी विड्थ ज़्यादा है, थोड़ा छोटा वाला लेके हम लोग टैबलेट. रुको तो मैं फिर उसको चेंज कर देता हूँ, कोड हमने थोड़ा अलग डाला हुआ है. एक बार फाइल को ओपन करेंगे और नोटपैड पर आते हैं. चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है. ये है हमारा इमेज गर्ल, यानी कि ये काम करेगा मोबाइल मोड पर. दूसरा है इमेज कार, ये काम करेगा टैबलेट मोड पर. और ये है आपका IMG फूड, यानी कि 650 पिक्सल से ऊपर जितना भी स्क्रीन होगा वहाँ पर ये काम करेगा आपका. तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ. मैं यहाँ बोलता हूँ कि अगर 768 की विड्थ है, क्योंकि टैबलेट की विड्थ 768 होती है, तो वहाँ पर
ये साइज आपका काम करे। और 768 से अगर ऊपर है तो जैसे कि मैंने लिख दिया 990, तो मेरा फूड वाला इमेज आएगा। ब्राउज़र में आएंगे, पेज को रीलोड करेंगे, मोबाइल मोड को एक्टिव करेंगे तो लड़की की फ़ोटो आ गई। हमने यहाँ से टैबलेट चूज़ किया तो कार की फ़ोटो आ गई। हमने यहाँ से लैपटॉप चूज़ किया तो फूड की फ़ोटो आ गई, है ना। तो अलग अलग स्क्रीन साइज के हिसाब से अलग अलग इमेज रेंडर होते हैं। मैंने यहाँ पर 3 अलग इमेज दिखाए हैं, बट एक्चुअल में 3 अलग इमेज नहीं होंगे। क्या होगा, जैसे हम फ्लिपकार्ट पर आते हैं, हमें उसी इमेज को स्केल डाउन करना होता है। जैसे ये देखो, आप बैनर यहाँ पर अवेलेबल है, ये फ्लिपकार्ट का बैनर हम लोग देख रहे हैं। राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में आएंगे, इंस्पेक्ट हम लोग सीख चुके हैं। तो यहाँ पर आपको कौन सा टैग दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो, पिक्चर टैग दिखाई दे रहा है। ये टैग हम लोगों ने सीखा अभी। पिक्चर टैग के अंदर जब लोग आते हैं तो यहाँ पर आप देखें, ये आपके बैनर की इमेज है, ठीक है। इसकी क्वालिटी अभी Q = 20, मैं इसको Q = 100 कर देता हूँ। देखो बढ़िया होगी क्वालिटी पहले से। अब इन्होंने क्या काम कर रखा है कि अगर यूज़र का स्क्रीन 4K है तो 4K के लिए बैनर अलग बनाया है इन्होंने। तो यहाँ आएंगे और चेक करेंगे पिक्चर टैग के अंदर, दिखाई दे रहा है, काफ़ी बड़ा इमेज है ना। तो अगर मान लीजिए किसी एंड यूज़र का कंप्यूटर 4K स्क्रीन है तो 4K पर 4K वाली इमेज आएगी। अगर किसी का स्क्रीन फुल HD है तो फुल HD वाली इमेज आएगी। किसी का स्क्रीन उससे भी छोटा है तो उससे छोटी इमेज आएगी। तो ये देखो, सारे मल्टीपल सोर्स यहाँ इन्होंने डिफाइन करके डाले हुए। देखो टैबलेट के लिए रखा है इन्होंने, ठीक है, 716 लिखा हुआ है। तो अलग अलग स्क्रीन साइज पर अलग अलग इमेज इस तरह से सेट किए जाते हैं। तो ये टेक्निक आपको पता चल गई। मैंने यहाँ पर 3 अलग इमेज का इस्तेमाल किया। आप एक ही इमेज को मैनिपुलेट करोगे अलग अलग साइज पर। इसका मैं एक और बेहतर एग्जांपल दिखाता हूँ, फ्लिपकार्ट से ही लेंगे। अब ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है। मैं अगर इसको मोबाइल मोड में चलाऊंगा तो आप देखेंगे बैनर जो है वो डिफरेंट आएगा। इसको राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब, क्या दिख रहा है, बैनर स्क्वायर फॉर्म में है ना। और यही बैनर जब लोग डेस्कटॉप मोड में देखते हैं तो यही बैनर हमारा चेंज होके इस तरह का दिखाई देता है। डिफरेंस समझ आ रहा है। तो इन्होंने क्या करा, बहुत स्मार्टली अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग ग्राफिक प्रोसेस किए, ठीक है। इसकी क्वालिटी बढ़ा देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा पिक्सेलेशन खत्म हो जाएगा, अब सही दिखाई देगा। तो देखो मैसेज दोनों में सेम है ना। लेकिन मोबाइल मोड में अगर मैं इसको छोटा करूँगा ना तो क्या होगा, क्लियरिटी खत्म हो जाएगी। जैसे ये देख रहे हो, एक तो इमेज बड़ी होने की वजह से कट गई, इसके अंदर दिख नहीं रहा। लेकिन अगर मैं इसको बोलता हूँ मोबाइल मोड, एकदम बढ़िया आएगा। समझ आ रहा है, यानी कि इसका मैटर आप पढ़ ही नहीं पा रहे बड़ी इमेज का। अब समझ आया पिक्चर सेट क्यों यूज़ करना है, इसलिए यूज़ करना है कि टैबलेट है तो टैबलेट के हिसाब से ग्राफिक होगा, मोबाइल है तो मोबाइल के हिसाब से ग्राफिक होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको मेरा टॉपिक में क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। Always specify an image element as the last child element of the picture element. The img element is used by browser that do not support the picture element or if none of the source tag match. दोनों सिनेरियो आ गए, अगर ब्राउजर ओल्डर है उस केस में, और अगर आपका सोर्स गलत है तो उस केस में आपका ये कोड जो है काम कर जाएगा। When to use the picture element? There are two main purpose for the picture element. First is bandwidth. Bandwidth यानी कि जब हम लोग नेट की जो हमारी स्पीड रहती है, if you have a small screen or device, it is not necessary to load a large image file. The browser will use the first source element with matching attribute value and ignore any of the following elements. अब आपने एक फोटोग्राफ बनाई है जो कि 4K डिस्प्ले के लिए, आप वही 4K फोटोग्राफ टैबलेट पर चलाओगे तो टैबलेट पे 4K तो रेंडर होगा नहीं। बट चलो आपने जुगाड़बाजी करके उसको ले आए, लेकिन उसका साइज तो जो मैंने समझाया था ना कि MB या KB में जो होगा वो तो उतना ही रहेगा ना। तो क्यों अननेसेसरी डिवाइस की रेंडरिंग पर आपने लोड डालना है। आप छोटी इमेज प्रोसेस करके ले आओ, जो मैंने वेब पिक्चर सिखाया आपको टेक्निक। उससे क्या होगा, अलग अलग स्क्रीन के लिए अलग अलग इमेज प्रोसेस करो और आपका कंटेंट ज़्यादा जल्दी लोड होगा। दूसरा, फॉर्मेट सपोर्ट. Some browsers or devices may not support all image format. By using the picture element, you can add images for all formats
and the browser will use the first format it recognize and ignore any one of the following elements. So जैसे कि हमने इस एग्जांपल में तीन इमेजेस डिफाइन किए, जैसे img avatar डॉट png, img girl डॉट jpg, एक हमने डिफाइन किया img underscore beatles gif, ठीक है। अब क्रोम ब्राउजर तो तीनों को सपोर्ट करता है ना, तो यहाँ पर जैसे हम लोग इसको ऑन करेंगे तो कौन सा है, अवतार इमेज, ठीक है। अगर अवतार से ये ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता फिर क्या ट्राई करता है वो गर्ल वाली इमेज को, अगर गर्ल को भी वो रेंडर नहीं कर पाता तो फिर क्या लिखा था वो बीटल्स की इमेज को। बट क्रोम ब्राउजर स्मार्ट है, वो तीनों को सपोर्ट करता है, तो तीनों ही यहाँ पर, तो तीनों में से पहला वाला जो मैच हो गया वो रेंडर हो गया अपना इस तरह से। इस बार हमने कोई इसमें विड्थ वगैरह नहीं डाला कि मिनिमम विड्थ इतना है मैक्सिमम विड्थ इतना, हम नॉर्मल चेक कर रहे हैं कि सपोर्ट करता है कि नहीं। नेक्स्ट, the browser will use the first source element with matching attribute value and ignore any following source element। अगर मैं इस फाइल को ओपन करके यहाँ से नोटपैड में आके कंट्रोल O, यहाँ पर मैं लड़की की इमेज को अवतार के ऊपर कर देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर क्या दिख रहा है, लड़की की इमेज आ गई। और अगर मैं यहाँ पर बीटल्स की इमेज को सबसे ऊपर रख देता हूँ इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, बीटल्स की इमेज हमारे पास नहीं है उसके। तो ये पार्ट हुआ हमारा क्लियर। नेक्स्ट पर आते हैं। आज हम लोग सीखेंगे, जैसे आप लोग ये चलाते हो गूगल तो ड्राइव का आइकन देखते हो, टैब के ऊपर आता है बना हुआ, फेव आइकन सीखेंगे। So, a fav icon is a small image displayed next to the page title in the browser tab. So, how to add a fav icon in HTML? You can use any image you like as your fav icon. You can also create your own fav icon on site like जैसे कि favicon.cc। आप यहाँ पर आकर अपना खुद का fav icon बना सकते हो। तो जैसे ही देखो मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ करूँगा, ऊपर देखना आप आइकन बन जाएगा, बन गया टैब के ऊपर, है ना। तो आप खुद से ड्रॉ भी कर सकते हो, आप यहाँ पे कोई इमेज इंपोर्ट करके कन्वर्ट भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं। सो टू ऐड अ फेव आइकन टू योर वेबसाइट, इधर सेव योर फेव आइकन इमेज टू द रूट डायरेक्टरी ऑफ योर वेब सर्वर और क्रिएट अ फोल्डर इन द रूट डायरेक्टरी कॉल्ड इमेजेस। हमने जैसे ऑलरेडी अपना रूट डायरेक्टरी में इमेजेस का फोल्डर बना के रखा हुआ, यही मैंने आपको प्रैक्टिस सिखाया डे 1 से कि इमेजेस का फोल्डर होना चाहिए, ठीक है। कॉल्ड इमेजेस एंड सेव योर फेव आइकन इमेज इन दिस फोल्डर। अ कॉमन नेम फॉर अ फेव आइकन इमेज इज favicon.ico। ICO स्टैंड फॉर आइकन। नेक्स्ट, ऐड अ लिंक एलिमेंट टू योर index.html फाइल आफ्टर द टाइटल एलिमेंट लाइक दिस। यानी कि फेव आइकन का जो कोड होता है वो हेड सेक्शन में कॉल होता है। हेड में क्यों कॉल होता है, क्योंकि ये टैब के ऊपर दिखाई देता है ना कि बॉडी में। तो टैब के ऊपर या एड्रेस बार से रिलेटेड जो भी हमें काम करना है तो वो हेड सेक्शन में होता है। तो जैसे कि मैंने गूगल की इमेज को डाउनलोड करके यहाँ पर रखा हुआ है, तो हम उसको यहाँ पर ट्राई करके देखें क्या वो कॉल होता है या नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको फोल्डर में दिखा देता हूँ। ये हमारे पास गूगल का एक आइकन इमेज यहाँ पर रखा हुआ है ना। तो हम इसको ट्राई करेंगे। तो यहाँ से हमने किया अपनी फाइल को ओपन, तो टैब पर क्या लिखा रहा है, माई पेज टाइटल और गूगल का लोगो। तो आप अपना खुद का फोटोशॉप में जिस सॉफ्टवेयर में बनाना चाहते हो बनाओ और यूज़ कर सकते हो। फेव आइकन में कौन कौन से मॉडर्न वेब डिजाइनिंग में फॉर्मेट एक्सेप्टेबल है, तो जैसे कि ICO सबसे ओल्डर प्रैक्टिस है हमारी, लेकिन मैंने गूगल का जो आइकन कॉल कराया है, ध्यान से देखिए PNG आइकन है, पॉइंटर रखेंगे क्या लिखा है, PNG फाइल, ठीक है। और अगर आपने कोड को थोड़ा ध्यान से देखा हो तो यहाँ पर भी PNG था लिखा हुआ है। तो एज ब्राउजर जो होता है वो ICO को भी सपोर्ट करता है, PNG, GIF, JPG, SVG। आज की डेट में ऐसा कोई भी वेब ब्राउजर नहीं जो इनमें से किसी को सपोर्ट ना करता हो, सारे ही सपोर्ट है, ठीक है। अब बनाने का तरीका क्या है, जब भी आप इसको बनाओगे तो इसका फॉर्मूला अपने ध्यान रखना है। 16x16 होगा, उसके बाद सीधे 32 होगा, फिर 64 होगा, फिर 128 होगा, फिर 256 होगा, फिर 512 होगा, फिर 1024 होगा, फिर 2048 होगा, यानी कि उसी में जाएगा
16 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, 32 हो गया तो 64 हो जाएगा, 64 है तो 128 होगा, उससे डबल करने के लिए सीधे उससे डबल की फॉर्मूला चलाते जाओ। सबसे छोटा जो साइज होता है वो 16 बाई 16 का होता है ना, नहीं हो सकता, इसलिए मैंने 16 से शुरू किया, अगर होता तो मैं पहले ही बताता। तो यहाँ पर हमने जो गूगल का आइकन डाला, अगर नोटिस करोगे तो क्या लिखा रहा है ना, तो हम लोग सीख गए वाला पार्ट क्लियर है। तो आप कोई भी एक्सटेंशन चला सकते हो फाइल का, आईसीओ बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आइकन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पेज टाइटल, ठीक है, वैसे ऑलरेडी हम पढ़ चुके इसके बारे में, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। Every web page should have a page title to describe the meaning of the page. The title elements adds a title to your page, यानी कि इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। The title should describe the content and the meaning of the page. The page title is very important for search engine optimization. The text is used by search engine algorithm to decide the order when listing pages in search result. The title element defines a title in the browser toolbar, provides a title for the page when it is added to favorite, displays a title for the page in search engine results. So try to make the title as accurate and meaningful as possible. ये नहीं कि कुछ भी आप यहाँ पर डिफाइन करके आ रहे हैं। तो देखो जो भी हम लोग टाइटल लगते हैं, ठीक है, मान लीजिए जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट का टाइटल क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स फॉर मोबाइल्स। अब मैंने इसको बुक मार्क किया तो क्या लिखा रहा है, देखो वही टाइटल आ रहा है ना, तो इसलिए टाइटल मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। और जब हम लोग गूगल में सर्च करेंगे तो यही टाइटल यूआरएल के ऊपर लिखा हुआ भी आएगा, ठीक है। रिमूव कर देते हैं, मैंने लिखा flipkart.com एंटर, ये लिखा रहा है देखो टाइटल, है ना। आप समझ आ गया टाइटल इंपॉर्टेंट कितना होता है हमारे लिए। तो बहुत सोच समझ के लिखना है, 60 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए इंक्लूडिंग वाइट स्पेस, अगर बड़ा रख दोगे तो ट्रिपल डॉट आएंगे ऐसे। अब टाइटल हम पूरा पढ़ ही नहीं पा रहे, ठीक है, तो आपने कोशिश करना है कि ट्रिपल डॉट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ अरीना हाइफन multimedia.com, ठीक है। तो जो आप यहाँ देखोगे यहाँ पे लिखा है अरीना एनिमेशन, ठीक है, बेस्ट एनिमेशन कोर्सेज एंड एनिमेशन इंस्टीट्यूट ट्रिपल डॉट। तो ये ट्रिपल डॉट अच्छा नहीं होता, ट्रिपल डॉट की प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर किसी ने बनाया तो यहाँ पर अनटाइटल्ड छोड़ दिया, है ना, इतनी जल्दी में पेज बनाया किसी ने तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखो बनाया किसने, ओनली अरीना एनिमेशन लिख दिया, गलत है, छोटा है ये। आपको ये ध्यान रखना है 40 कैरेक्टर से ऊपर होना चाहिए, 60 कैरेक्टर मैक्सिमम, ना तो ट्रिपल डॉट आने चाहिए ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। अगर मैं इसको टेक्निकल टर्म में इसका मैं अगर आपको एनालिसिस निकाल के दिखाऊंगा तो बोलेगा टाइटल इज टू शॉर्ट, 2 शब्दों में कौन ढूंढेगा इसको, ठीक है। बट इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बन चुकी है ब्रांड अरीना की, तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आप कोई नया ब्रांड बनाने जा रहे हो तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ऐसे सर्चेस काम नहीं करती हैं। टाइटल के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टेबल्स, ठीक है, HTML tables. HTML tables allows web developer to arrange data into rows and columns. तो जैसे कि हमारे पास एक टेबल है जिसमें हेडर है कंपनी, कॉन्टैक्ट, कंट्री और उनके रेस्पेक्ट में उस कॉलम का पर्टिकुलर डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो टेबल इस तरह से स्टाइलिश होकर हमें दिखाई दे रहा है कि हर एक रो का कलर ऑड इवन पर डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस तरह की टेबल कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग ये ब्राउज़र में देख रहे हैं इसका फाइनल आउटपुट। तो चलो पहले टेबल का बेस समझते हैं, फिर स्टाइलिंग तक की जर्नी को समझेंगे कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले टेबल डिफाइन कैसे होगा, आपने डिफाइन करना होता है टेबल टैग। टेबल के अंदर हम डिफाइन करते हैं टीआर बोले तो टेबल रो, फिर आता है टीएच मतलब टेबल हेडिंग, जो हमने ये डिफाइन किया, कंपनी, कॉन्टैक्ट एंड कंट्री।
इनको डिफाइन करके आप टीएच को करेंगे क्लोज, फिर एक नया टीआर बनाएंगे जिसमें हम यहाँ पर इसका डेटा पास करेंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर आप नेक्स्ट टीआर बनाएंगे जिसमें आप ये डेटा पास कर रहे हैं। समझ आ गया? टेबल का ये स्ट्रक्चर होता है और ये तब तक चलता रहेगा टीआर टीडी का रिपीटेशन जब तक कि हमारा डेटा सारा कॉल ना हो जाए। बात करेंगे टेबल सेल्स, ठीक है। ये देखो इसका आउटपुट आ रहा है। अभी देखो इसका कोई स्टाइल हमने नहीं किया है तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा टेबल, ठीक है। जब स्टाइल कर लेंगे तो इसका लुक एंड फील सीएसएस से कुछ इस तरह का बन जाता है। तो ध्यान रखेंगे टेबल को ब्राउजर में देखने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, टीएच जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो टीएच में लिखा हुआ मैटर ऑटोमेटिकली बोल्ड और सेंटर में आता है। टीडी के अंदर लिखा हुआ डेटा जो होता है वो रेगुलर और लेफ्ट अलाइन होता है। डिफरेंस देख सकते हैं? ये हमने किसमें लिखा था? टीआर के अंदर टीडी। टीडी मतलब टेबल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। टीएस मींस टेबल हेडिंग, तो हेडिंग बोल्ड भी होगा, सेंटर में भी आएगा, ठीक है। लेकिन टीडी का मैटर जो होगा रेगुलर होगा और लेफ्ट अलाइन होगा, इस तरह से। तो ब्राउजर में टेबल को अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, टेबल में लिखेंगे आप स्पेस बॉर्डर इक्वल टू और उसमें आप वैल्यू डाल के आ जाइए 1 या 2 जो भी आपको रखना है, तो तभी आपको बॉर्डर दिखेगा, अदरवाइज बॉर्डर नहीं दिखाई देगा। मैं चलिए डेमो के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ इस चीज़ को। यहाँ आते हैं, इस फाइल को हम लोग सेव कर लेते हैं 9 to 1030 टेबल एक्सटेंशन डॉट HTML। बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पर टेबल को पास किया कुछ इस तरह से और हमने इसको सेव कर दिया, राइट। इस फाइल को अपन रन करेंगे वेब ब्राउजर में। ये हमारी टेबल की फाइल है, आप देख रहे हो, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा टेबल का स्ट्रक्चर, तो कैसे दिखाई दे? तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, नोटपैड में यहाँ पर आके मुझे लिखना होगा बॉर्डर इक्वल टू 1। अब आप टेबल का स्ट्रक्चर देख पाओगे। अब जो मैंने वहाँ एग्जांपल बनाया था उसमें टेबल फुल विड्थ आ रहा था, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर आप जाकर डिफाइन करेंगे विड्थ इक्वल टू बोले तो 100%, ठीक है। जरा रिफ्रेश करके देखो, सेम आउटपुट आ गया है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। टेबल सेल्स, each table cells is defined by a TD element. TD stand for table data or table description. Everything between TD are the content of the table cell. तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर टेबल के TR में TD डिफाइन करके इस तरह से 3 वैल्यू को पास करें और ये डेटा में कुछ इस तरह से दिखता है। A table cell can contain all sort of HTML element, text, image, list, link, other table, etc. आप टीडी में कुछ भी चला सकते हो, टेक्स्ट भी रख सकते हो, इमेज, लिंक, जो भी आपको रखना है कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। बात करते हैं रो। ईच टेबल रो स्टार्ट विद टीआर एंड एंड विद /tr टैग एंड टीआर स्टैंड फॉर टेबल रो। तो ये देखो हमने यहाँ पर 2 रो इस तरह से बनाए हुए, हमने लिखा एमएल, यहाँ पर इनकी एज कितनी है वो हमने सबकी इस तरह से इनके रेस्पेक्ट में पास कर रखी है। So you can have as many rows as you like in a table. Just make sure that the number of cells are in the same in each row. ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पर 3 है यहाँ पर आपने 4 कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, आउटपुट खराब होगा। कैसे समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ आएंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल O और यहाँ पर मैंने एक टीडी बढ़ा दिया। अब देखना अब क्या होगा, ऊपर का स्ट्रक्चर खराब हो गया ना, डिसबैलेंस हो गया, एक में 3 है एक में 4 है, तो इसलिए बराबर होना बहुत जरूरी है। क्लियर? नेक्स्ट। देयर आर टाइम्स व्हेन अ रो कैन हैव लेस और मोर सेल्स देन अनदर। ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे किस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉल स्पैन एंड रो स्पैन, अगर हमें कम ज़्यादा करने हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक हेडर, जो हमने टीएच देखा। समटाइम्स यू वांट योर सेल्स टू बी अ टेबल हेडर सेल्स, इन दोज केसेस यूज द टीएच टैग इंस्टेड ऑफ टीडी। टीडी में हमारा नॉर्मल आता है यानी कि रेगुलर और लेफ्ट अलाइन, टीएच में क्या होगा, बोल्ड एंड सेंटर। सो टीडी स्टैंड फॉर टेबल हेडर। अब आप यहाँ देखेंगे ये जो पर्सन 1 2 3 है, बोल्ड और सेंटर आएगा इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट, by default the text in th element are bold and centered, but you can change that with css. टेबल के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टेबल में बॉर्डर।
ठीक है। तो बॉर्डर जैसे कि मैंने आपको बताया, बॉर्डर एट्रीब्यूट से भी लगा सकते हो और आप CSS से भी बॉर्डर ऐड कर सकते हो। सो HTML tables can have borders or different style and shapes. So how to add a border? To add a border, use the CSS border property on table th and td elements. तो हमने ऊपर इंटरनल CSS में जाकर डिफाइन किया टेबल कॉमा th कॉमा td, तीनों को एक बॉर्डर दो 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक, तो टेबल आपका इस तरह से आ जाएगा। या फिर आप सीधे टेबल को बॉर्डर एट्रीब्यूट में 1 लिख दो तो भी आपका काम हो जाएगा। इसके बाद मुझे स्पेसिंग नहीं चाहिए, जो बीच में गैप दिखाई दे रहा है, तो क्या करना है, collapse table border to avoid having double border like in the example above, set the CSS border collapse property to collapse। तो हमने क्या लिखा, border collapse में collapse, इससे क्या होगा, जो बीच की स्पेसिंग थी वो आपकी खत्म हो जाएगी, बॉर्डर इस तरह से आएगा। नेक्स्ट, स्टाइल टेबल बॉर्डर। If you set a background color for each cell and give the border with a white color the same as the document background, you get the impression of an invisible border। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, टेबल THTD बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट कलर कॉलेप्स। टेबल को कलर नहीं दे रहे, लेकिन TH और TD को हम लोग कलर यहाँ पर दे रहे हैं बैकग्राउंड में, तो इससे क्या होगा, ये कुछ इस तरह से बन के आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, राउंड table border। So with the border radius property, the border get rounded corner। हमने यहाँ पर लिखा टेबल THTD, इसमें बॉर्डर रेडियस डालो 10 पिक्सल का, तो क्या होगा, कॉर्नर राउंड हो गए सेल्स के सारे, तो TH के भी हो गए, TD के भी हो गए, TR टेबल के भी हो गए, सब राउंड। नेक्स्ट, skip the border around the table by leaving out table from the CSS selector। तो हमने क्या बोला कि भाई हमें बॉर्डर जो है ना टेबल पर नहीं चाहिए, लेकिन उसके अंदर जो TH और TD है उसको रखना है। तो हमने यहाँ पर THTD को डिफाइन करके बॉर्डर दिया, तो आप देख सकते हैं इसके अराउंड जो एक बॉर्डर था वो रिमूव हो गया अपना इस तरह से। नेक्स्ट क्या है, डॉटेड टेबल बॉर्डर, जैसे हम लोग बॉर्डर को स्टाइल कर सकते हैं, चेंज बदल कर सकते हैं। तो विद द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी यू कैन सेट द अपीयरेंस ऑफ द बॉर्डर। तो जैसे कि आप डॉटेड स्टाइल बना सकते हो, सॉलिड की जगह डैश बना सकते हो, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रेंज, इनसेट, आउटसेट, ये सारे हमारे स्टाइल हैं। बाकी आपके दो स्टाइल और आते हैं, नन और हिडन। नन कब लगाते हैं, जब किसी एलिमेंट पर पहले से ही बॉर्डर हो। कहाँ पर हो सकता है, जब हम लोग आगे जाके फॉर्म सीखेंगे ना, तो फॉर्म के ऊपर डिफॉल्ट बॉर्डर होता है, ठीक है, वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत आती है। हिडन मैं इसकी विजिबिलिटी बंद करना चाहता हूँ, तब हम लोग उस केस में यूज़ करते हैं इसको। तो जैसे मैं इस वाले स्टाइल में TH और TD को बोलता हूँ कि सॉलिड की जगह पर क्या आ जाए, डॉटेड। देखो डॉटेड टेबल आपका क्रिएट हो गया, बट ये देखने में बड़ा अगली लग रहा है ना, सॉलिड सबसे बढ़िया माना जाता है। इसमें हम लोग यहाँ पर डिफाइन करें बॉर्डर कलर, तो यहाँ पर आपने बॉर्डर कलर डिफाइन किया, तो आपका बॉर्डर कलर देखिए इस तरह से चेंज हो गया, आपको मिलेगा। बॉर्डर के बाद आता है फिर टेबल के डिफरेंट साइजेस। ठीक है भाई, हो सकता है कि आपको इवन कॉलम ना बनाने हो, जैसे आपने यहाँ क्या नोटिस किया, यहाँ पर सबसे टॉप में आएगी, तीनों क्या है, इक्वल है कॉलम्स। हम कहते हैं भाई कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप अपनी अटेंडेंस शीट को ध्यान से देखो, सीरियल नंबर की विड्थ कम है, नेम के लिए विड्थ ज़्यादा है, मोड, कोर्स, यहाँ से फिर जीमेल की विड्थ ज़्यादा है, फिर जो एब्सेंट प्रेजेंट है उसकी सबसे कम है। ये भी टेबल है, और जो आप यहाँ सीख रहे हैं ये दोनों सेम ही चीज़ है। तो हम यहाँ पर एक्सेल में क्या होता है कि इसको पकड़ के इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं बहुत इजीली, है ना, बट कोड में तो आपको विड्थ डालना पड़ेगा ना, कितना रखना है। तो यहाँ पर साइजेस को समझे, जैसे कि अगर इस तरह से चेंज करना हो या ऐसा कुछ बनाना है या कुछ इस तरह से चेंज करना है, सो यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट विद द विड्थ और हाइट प्रॉपर्टीज टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ अ टेबल, रो और कॉलम। सो HTML टेबल कैन हैव डिफरेंट साइजेस फॉर ईच कॉलम, रो और द एंटायर टेबल। तो देखिए यहाँ से हमने क्या बोला, मेन जो टेबल है, सामने देखो, मेन टेबल 100% फुल विड्थ, ठीक है, इस तरह से। अब क्या दिखाई देगा आपको, पूरे पेज की विड्थ में आ गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज। अब ये विड्थ डिसाइड कैसे कर रहा है किसकी कितनी रखनी है, तो देखो जिसमें सबसे कम लेटर होंगे उसकी विड्थ सबसे कम होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा लेटर होंगे उसकी विड्थ भी सबसे ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट नेम के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर की अगर लेंथ देखोगे तो आपके सबसे ज़्यादा है, लास्ट नेम के अंदर जो कैरेक्टर की लेंथ है वो है 8, इसमें कितनी है 9, इस वजह से विड्थ हाइट ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाती है।
So using a percentage as the size unit for a width means how wide will this element be compared to its parent element, which is in this case is the body element. यानी जब मैं लिखूंगा width 100% इस तरह से, तो ये मेरे ब्राउजर की जितनी width होगी उसके हिसाब से होगा. देखो मैं ब्राउजर छोटा करूंगा तो छोटा बड़ा हो रहा है अपने आप. बात करेंगे टेबल कॉलम विड्थ की. सेट द विड्थ ऑफ द फर्स्ट कॉलम टू 70%. तो देखो हमने एंटायर टेबल को बोला कि भाई 100%, लेकिन जो पहला कॉलम है उसकी विड्थ कितनी होगी 70%. अब क्या दिखता है, फर्स्ट कॉलम स्क्रीन का 70% लेगा, 30% में ये दोनों गुजारा करेंगे अपना. ठीक है. इसी तरह से हमने बोला टेबल के रो की हाइट हम यहाँ पर ये भी चेंज कर सकते हैं. द स्टाइल टू सेट द हाइट ऑफ द स्पेसिफिक रो एंड द स्टाइल एट्रीब्यूट ऑन द टेबल रो एलिमेंट. तो हमने यहाँ पर सेकंड रो को हाइट दिया 200 पिक्सल्स. क्या दिखता है, फर्स्ट रो नॉर्मल है, सेकंड रो की हाइट 200, थर्ड और फोर्थ की हाइट डिफरेंट है. बात करेंगे टेबल हेडर की. HTML tables can have headers for each column or row or for many columns and rows. So table headers are defined with th element. Each th element represents a table cell. So यहाँ पर आप देखेंगे हमने देखो जब भी आप कोई हेडिंग लिखते हो तो ऐसा तो है नहीं कि टॉपिक को डिफाइन करके उसके बाद में लिखोगे. पहले हेडिंग होगा, फिर उसके अंडर में उसका डिस्क्रिप्शन होगा. उसी तरह से टेबल के अंदर th जो होता है वो सबसे टॉप में होता है. तो ये देखिए हमारा इस तरह से दिखाई देगा. वर्टिकल टेबल हेडर्स, इसकी रिक्वायरमेंट कब आ सकती है, जैसे कि सीरियल नंबर लेफ्ट साइड में ऐसा हो सकता है. तो जैसे वर्टिकल टेबल हेडर टू यूज द फर्स्ट कॉलम एज टेबल हेडर डिफाइंस द फर्स्ट सेल इन ईच रो एज अ th एलिमेंट. तो हमने क्या बनाया, सीरियल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड. जब ब्राउजर में आप एक्सपीरियंस करेंगे तो देखो ये इस तरह से आएंगे और इसका कंटेंट आ रहा है. तो यानी कि th या तो रो के फॉर्म में सबसे टॉप में होगा या th कॉलम के फॉर्म में बिल्कुल लेफ्ट में होगा. समझ गए. नेक्स्ट अलाइन टेबल हेडर. बाय डिफॉल्ट द टेबल हेडर्स आर बोल्ड एंड सेंटर्ड. ये हम लोग देख चुके हैं. अब इसके अलाइनमेंट की बात करते हैं. टू लेफ्ट अलाइन द टेबल हेडर्स यूज द CSS टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी. तो हम इसके लिए यहाँ पर देखेंगे टेक्स्ट अलाइन का यूज करके. शायद मेरी फाइल गलत एसोसिएट हो गई है इसके अंदर, तो ये मैं आपको मैनुअली करके दिखाना पड़ेगा मुझे. कोई बात, ये आएंगे. ठीक है. फाइल को सेव कर लीजिए और वेब ब्राउजर में ओपन कीजिए इस फाइल को, टेबल. ठीक है. तो हम इसको लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं, तो आप नोटपैड में आएंगे, यहाँ लिखेंगे तो ऊपर आप देख सकते हैं TD और TH दोनों अवेलेबल है. बट मैं सिर्फ TH को टारगेट करके क्या बोलना चाहता हूँ, टेक्स्ट अलाइन क्या हो जाए, लेफ्ट. मैंने किसका डिफाइन किया, TH. फाइल सही है. नेम एंड एज. ये फाइल कौन सी आ रही है यहाँ पर. फाइल को करेंगे Ctrl+S और ब्राउजर करेंगे रीलोड. अच्छा मैंने ओरिजिनल फाइल में चेंज कर लिया. ओके ठीक है. क्लोज करिए सबको और यहाँ से इस फाइल को ओपन करेंगे. ये हमारा फाइल है स्पैन 2 कॉलम्स. टेबल हेडर, PQRST.
फॉर्मेट चेंज कर दिया हमने, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, अगर मैं नहीं डिफाइन करता हूँ अगर इस तरह से, तो ये बोल्ड और सेंटर आता है, बट आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ CSS। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखेंगे टेबल में कैप्शन, ठीक है। तो हम लोग कैप्शन में डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि टेबल का टाइटल। तो ये आपका देख सकते हैं क्या लिखा रहा है, मंथली सेविंग के नाम से हमारा कैप्शन लिखा रहा है। जैसे मंथ क्या है, जैन, नेक्स्ट है फेब, क्या सेविंग्स हुई है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है इस तरह से। तो कैप्शन या तो टॉप में हो सकता है या फिर बॉटम में हो सकता है। तो अपनी स्कूल्स की बुक याद करो, जो भी आपके चैप्टर में कोई फिगर होती थी उसके नीचे लिखा था फिगर कैप्शन और उसका नेम। फिगर कैप्शन में एक नंबर भी होता था, अगर आपने नोटिस किया हो, अगर चैप्टर नंबर 5 है उसका पहला फिगर है तो 5.1 और उसके बाद लिखा होता था इस तरह से। हाँ, सभी में ही होता है, जहां पर भी ग्राफिक होगा वो मिलेगा आपको, चाहे कोई भी हो। तो ये पार्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसका नाम था हेडर्स। हेडर के बाद है पैडिंग एंड स्पेसिंग। बिना पैडिंग स्पेसिंग के टेबल में लुक एंड फील नहीं आता, टेबल बड़ा ना पतला सा स्लिक सा दिखाई दे रहा होता है। The HTML table can adjust the padding inside the cells and also the space between the cells. HTML table cell padding. Cell padding is the space between the cells age and the cells contained. By default the padding is set to 1 pixel अगर आप नहीं डिफाइन करते हैं। बट जैसे हमने यहाँ पर पैडिंग को डिफाइन किया TH एंड TD में 15 पिक्सल्स फ्रॉम ऑल साइड, अब देखो टेबल की थोड़ी खूबसूरती बढ़ गई पहले से, है ना, इस तरह से। टू ऐड पैडिंग ओनली ऑफ द कंटेंट यूज द पैडिंग टॉप, ठीक है, एंड द अदर साइड्स विद पैडिंग बॉटम, लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर्टीज। तो आप अलग अलग तरह से चेंज कर सकते हैं, जैसे टॉप से 10, बॉटम से 20, लेफ्ट से 30, राइट से 40। तो इस तरह से आप अलग अलग वैल्यू पास कर सकते हो, कोई लेफ्ट से अलग है, टॉप से अलग है, राइट से अलग है, बॉटम से अलग मिलेगी आपको। टेबल सेल में सेल स्पेसिंग किस तरह से काम करता है। सेल स्पेसिंग इज द स्पेस बिटवीन ईच सेल। बाय डिफॉल्ट द स्पेस इज सेट टू 2 पिक्सल्स। हम सेल्स के बीच का गैप बढ़ाना चाह रहे हैं, ये देखिए गैप। तो हर एक सेल में इस तरह से गैप आएगा, बट ऐसी रिक्वायरमेंट रेयर आती है, बट फीचर दिया हुआ है। तो आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ से हम लोग सीखेंगे रो स्पैन एंड कॉल स्पैन का टॉपिक। हाँ, मैंने सबके लिंक सेव कर दिए। क्या नाम है आपका? रोहित शर्मा। रोहित, आपने कहाँ भेजा? मुझे पर्सनल भेजा क्या? ग्रुप में तो औरों का मिला मुझे, तुम्हारा तो नहीं मिला। TTS 9 to 10:30। आया तो है यार तुम्हारा, मैंने किसी गलत में तो नहीं डाल दिया। ये था ना आपका? ये अभिनव पे डल गया बाय मिस्टेक। तो अभिनव का कहाँ है? करते हैं चेक बस। Q2F। हाँ जी रोहित, अब आप बताएं क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? क्या प्रॉब्लम है इसमें? दिख नहीं रही, क्योंकि आपने गलती क्या की है, आपने लिखा IMG SRC, SRC के बाद आपने स्पेस लगा दिया, पहली गलती। दूसरा, जब आपने म्यूजिक यहाँ लिखा तो म्यूजिक के ऊपर इन्वर्टेड कोड मिसिंग है आपका, ठीक है। प्लस इस नाम का तो कोई फोल्डर ही नहीं तुम्हारे पास, म्यूजिक HTML। हाँ, तुम्हारे उसमें है, लेकिन यहाँ पर आपने लिखा है इमेजेस इस तरह से, तो आप इसी तरह से उसका लिंक बनाएंगे। मैंने ये चीज़ पहले सुनाई थी, कभी भी अपनी किसी भी ड्राइव का लिंक नहीं लगाना है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो आपकी मिस्टेक जो है क्लियरली वो समझ में आ गई ना, क्या गलती की हमने। आपको इन्वर्टेड कोड स्पेस नहीं आएगा, इन्वर्टेड कोड के अंदर फोल्डर का नेम लिखेंगे पहले, फिर अपनी इमेज का नेम आपने डिफाइन करना है। और JPG लिखते हैं, JPEG नहीं लिखते हैं।
जेपी इजी ही था, तो फिर ई लगा लो। इसके बाद आर्ट नहीं होता, ALT होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर स्पेस आएगा, फिर विड्थ आएगा, फिर स्पेस होगा, फिर हाइट होगा। तो स्पेसिंग की प्रॉब्लम है, इसलिए काम नहीं कर रहा है।